आज हम लोग टेस्ट को देखेंगे क्योंकि टेस्ट की ज़रूरत है आपको अभी फिलहाल। तो आज जो टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है वो आ रहा है, हड़प्पा संस्कृति के वर्ग विभाजन का कौन सा रूप आज की भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप करिए। इसमें दिया है लोकतंत्र, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और साम्यवाद। तो एक चीज आप याद रखिएगा, सभ्यता कोई भी हो, सभ्यताएं मरती नहीं है। ये चीज आपके अगर माइंड में है तो आप इसे हटा दीजिए। ठीक है? सभ्यताएं रूपांतरित होती हैं। ठीक है? एक सभ्यता दूसरी सभ्यता में बदलती है। मरता क्या है? तो आप कहेंगे मरता सर उसका जो सिस्टम होता है वो मरता है, जो शासन होता है वो मरता है, जो अर्थतंत्र होता है वो मरता है। ठीक है? कंप्लीट सभ्यता ही खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। ठीक है? जैसे जब हम आपके साथ बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी जो संस्कृति है उसे ताम्रपाषाण कहा जाता है, और हड़प्पा संस्कृति के बाद भी जो संस्कृति आई वो भी ग्राम्य संस्कृति है। ठीक? फिर हमने कहा था कि वही संस्कृति कहीं मालवा, कैथा, बनास, जोरवे इत्यादि संस्कृतियों के नाम से जानी गई। लेकिन उन संस्कृति में जो सबसे ताकतवर संस्कृति थी वो थी बनास संस्कृति, जो राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में पली थी, थोड़ा सा गुजरात। ठीक है? तो वही जो बनास संस्कृति है वो आर्य संस्कृति के में बदली है, जो कि एक ग्राम्य संस्कृति है या आर्यवारी संस्कृति है। ठीक है? तो इसका मतलब आप ये देखें कि हड़प्पा सभ्यता का शासन तो मर गया, उनका व्यापार व्यवसाय भी मर गया। ठीक है? सारी की सारी संस्थाएं उनकी नष्ट हुई किसी न किसी कारण से। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक बात थी कि वहां पर किलेबंदी थी, किले बने हुए थे। ठीक? किले के दूसरे साइड में, मतलब पूरब की ओर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पश्चिम में क्या था तो आप कहेंगे प्रशासनिक केंद्र था, और जो पूरब की ओर है उस पूरब की ओर नगर था। ठीक है? तो अब सवाल यहां पर है कि ये जो नगर हैं, इस नगरों को अगर हम देखें तो यहां पर मकान कुछ तो बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि यहां वर्ग विषमता है। ठीक? तो इसका मतलब यह है कि निश्चय ही इस किले में रहने वाला व्यक्ति औरों से अलग तो था ही। ठीक? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शासक वर्ग या दार्शनिक क्लास कह सकते हैं, शासक वर्ग था,
अब यही दार्शनिक के बाद आपको एक चीज था ये भी देखना होगा कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि मकान एक वेल प्लानेट तरीके से बने हैं, ठीक, क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि वेल प्लान्ड तरीके से बनाने के लिए कोई भय तो जरूर रहा होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही ये भय खत्म हुआ तो हम देखते हैं कि हड़प्पा की सड़क पर जो है वह क्या बनाए हुए हैं, भट्ठे पाए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भय समाप्त हुआ, तभी तो ऐसा इन्होंने किया। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि भय है, इसका मतलब राज्य है, और राज्य भय कैसे उत्पन्न करता है? पुलिस बल से करता है, सेना से करता है, ठीक। इसका मतलब यह है कि यहां पर सैन्य वर्ग भी था, ठीक है। तो ये जो किले में रहकर के शासन करने वाला व्यक्ति है यह औरों से अलग है, ये कृषि तो करता नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रुपया पैसा खाएगा, खाएगा तो वो अनाज ही, ठीक है। अब सैनिक भी, ये भी तभी सुरक्षा कर सकता है जब उसका पेट भरा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि सेनाएं तो पेट के बल चलती हैं, पैरों पे कभी नहीं चलती, ठीक। तो अब सवाल इस बात का है कि इसका मतलब सैन्य वर्ग भी है तो कृषक भी है, खेती करने वाला कृषक है, और अगर कृषक है तो जाहिर सी बात है कि मजदूर तो है ही, ठीक। क्योंकि अगर मजदूर नहीं रहेगा तो कृषक कहां से आएगा, कृषक की कहां से हेल्प होगी, और अगर मजदूर नहीं रहेगा तो सैन्य उपकरण कहां से आएंगे, और अगर मजदूर नहीं रहेगा तो ये किले और ये भवन कैसे बनेंगे, ठीक। तो हमने देखा कि यह हड़प्पा सभ्यता में ऐसा वर्ग विभाजन था, ठीक है। लेकिन कालांतर में जब आर्य यहां सत्तासीन हुए, आर्यों का अस्तित्व आया, तो आर्यों ने क्या किया? यही तो ब्राह्मण में बदलेगा, ब्रह्म में बदलेगा, यही क्षति में बदलेगा, क्षत्रि में बदलेगा, यही विष होगा या बैस होगा, और यही शूद्र में बदल जाएगा। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा संस्कृति के वर्ग विभाजन का कौन सा रूप आज की भारतीय संस्कृति में दिखता है। मतलब वहां ये वर्ग है, ऋग्वैदिक युग में भी ये वर्ग ही था, ब्रह्म, क्षति और विष था, तो ये वर्ग था, ठीक है। ये तो ब्राह्मण तो चालबाजी है, क्षत्रिय तो चालबाजी है, और ये जो विष है या जो वैश्य में बदलेगा यह एक चालबाजी है। जब लोगों ने, ठीक है, जन्म को ही कह दिया कि यही वर्ण है, पहले बुरा नहीं था, बाद में जब कुत्सित लाभ की इच्छाएं आई और तब इन्होंने कहा कि ब्रह्म का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षति का बेटा क्षत्रिय होगा, विष का बेटा वैश्य होगा, ठीक है। और सबसे जो, सब में से जो कमजोर आया वही शूद्र है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शूद्र में केवल अनार्य है, उसमें आर्य और अनार्य दोनों हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा वर्ण व्यवस्था, ठीक है, क्लियर।
कि हड़प्पा संस्कृति का वह तत्व जो आज भी भारत में मौजूद है वो है वर्ण व्यवस्था। ठीक, अगर मान लीजिए और भी चीजें विकल्प में ये ना हो तो आपके सामने क्या आएगा? लिंग पूजा, योनि पूजा, ठीक है, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल की पवित्रता, ठीक है, आज भी ये वर्तमान समय में चल रही है। ठीक है, बांट और माप की जो पद्धति है वो आज भी चल रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने एक क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया और एक अलग क्वेश्चन भी बना करके दे दिया है। ठीक, अब हम अगली बातें आपके सामने करेंगे। अगला क्वेश्चन तो ये भी सिंधु सभ्यता से ही हमने बनाया। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन में कौन सी चीज का उल्लेख मिलता है? ठीक, तो कह रहा है बालों का रंगना, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इत्र। ठीक, क्या होगा? बी, लिपस्टिक। सही आपने बताया कि लिपस्टिक का साक्ष्य ये मिलता है चनहुदड़ों से। यहां से एक वैनिटी बॉक्स या श्रृंगारदानी मिलती है और उस श्रृंगारदानी में लिपस्टिक और लिपस्टिक की स्टिक भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सही आपने इसका आंसर कर लिया है। अगर मान लीजिए कि यहां क्रीम दिया होता तो क्रीम लग जाती, पाउडर दिया होता तो पाउडर भी है, क्रीम और पाउडर के भी वहां साक्ष्य मिलते हैं, काजल भी दिया होता तो काजल भी का भी साक्ष्य वहां से मिलता है। ठीक है, लेकिन इत्र का और नेल पॉलिश का साक्ष्य नहीं है। ठीक है, बालों के रंगने का कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, और अब अगला पोर्शन देखिए आप। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में दुनिया में सबसे पहले किसकी खेती की गई? क्लियर? तो इसमें दे रहा है चावल, कपास, जौ और गेहूं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि कपास इसका आंसर होगा। ठीक है, कपास यह मूल पौधा है भारतीय प्रायद्वीप का। ठीक है, और कपास के बारे में मैंने आपसे कहा था क्लास लेने के समय कि कपास को सूर्य की बेटी भी कहा जाता है। ठीक है, डॉटर ऑफ सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी कपास के नाम पर, ठीक है, इस देश का नाम भी है इंडिया। इंडिया, इंडिया का मतलब ही होता है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है इंडिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है सूती कपड़ा पहनने वाले लोगों का देश या लोगों का समूह। ठीक है, इंडिया डिराइव्ड होता है, निकलता है, शब्द है इंडन। ठीक है, क्लियर? इंडस नदी को यूनानी लोग अपनी जुबान में इंडन बोलते थे और यही इंडन धीरे धीरे इंडिया में बदला है। ठीक है, सिंधु और हिंदू, हिंदू, ठीक है, ये क्या है? धर्म नहीं है, अपितु सिंधु नदी के घाटी में बसने वाले लोगों का समूह है ये। ठीक है, क्लियर? तो हिंदू
एक सभ्यता है। और यह सभ्यता सबसे प्राचीनतम, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हो रही है? तो आप कहेंगे कि सर, इस शब्द की उत्पत्ति जो होती है वह होती है एग्जैक्टली, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में और सिंधु नदी से। ठीक है, क्लियर? तो जिसे आप कहते हैं, ठीक है, आम आदमी आपसे बता देता है कि हिंदू धर्म, ठीक है, तो पहली चीज आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू जो है एक जीवन शैली है, एक रहन सहन है, एक पहनावा है, एक खान पान का तरीका है। क्लियर? और ये सारे तरीके कहाँ विकसित हुए हैं? सिंधु और उसकी सहायक नदियों की गोद में पनपे थे। ठीक है, क्लियर? तो आपको इसका भी आंसर मिल चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, चलिए अखिलेश जी सॉल्व करिए। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी निर्माण प्रणाली आज भी उपयोग में लाई जाती है या है? ठीक है, प्राचीन लकड़ी से वस्तुओं का निर्माण, निर्माण की अंग्रेजी बांध प्रणाली, मिट्टी के घर, संगमरमर से निर्माण। आज भी यह प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, अंगत, तो आंसर आपने सही दे दिया है, बी इसका आंसर सही है। ठीक है, अंगद भाई ने दिया, ठीक है, इसका आंसर निर्माण की अंग्रेजी बॉन्ड प्रणाली। आज भी आपने मकानों की चुनाई देखा है, दीवालों की चुनाई जैसे होती है उसको देखा है आपने? तो उसमें करते क्या है, ठीक है, एक ईंट ऐसे रखा, एक ईंट ऐसे रखा, फिर बगल में ये मसाला डालते हैं, फिर ये ईंट ऐसे आती है, और लेकिन इसके ऊपर का जो हिस्सा जोड़ा जाता है वह ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दीवालों को जोड़ने की जो विधि है वह वही है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्रयोग किया था। ठीक है, क्लियर? इसी को हम इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और अब सिंधु सभ्यता में आर्थिक जीवन का कौन सा प्रमुख प्रतीक मौर्य काल के स्तंभों पर उकेरा गया है? सिंधु सभ्यता में भी वो था और मौर्यों ने भी उसे प्रमुखता से उकेरा है अपने स्तंभों पर। ठीक है, तो वह क्या है? शेर, वृषभ, हाथी और अशोक चक्र। तो इसका आंसर है वृषभ। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि अशोक के स्तंभ का कौन सा वृषभ आज भारतीय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में खड़ा है? भारतीय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, ठीक है, एक वृषभ की मूर्ति को स्थापित किया गया है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि वह वृषभ अशोक के किस स्तंभ के ऊपर का हिस्सा है। ठीक, तो आप आंसर उसका भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे रंगपुरवा जो अशोक का स्तंभ है उसका जो साण है, आज वो साण भारतीय राष्ट्रपति के प्रांगण की शोभा बना हुआ है। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद एक बात आप और याद रखिएगा, स्तंभों के माध्यम से दो ऐसे
राजवंश देखने को मिलते हैं। भारत से बाहर अगर जाएंगे तो ईरान में, और भारत में ईरान में अखामनी राजवंश, और भारत में मौर्य राजवंश, जिन्होंने स्तंभों से अपने विचारों को ठीक है अमृत प्रदान किया है, या संदेश दिया है, अमर संदेश दिया है। ठीक है, लेकिन अंतर दोनों में यह है कि जो ईरानी स्तंभ हैं उस पर मानव की आकृति है, और जो अशोक के स्तंभ है उसमें पशु और पक्षियों की आकृति है। ठीक है, अब निश्चय ही आपको हम कुछ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, कि जो मौर्य डायनेस्टी है और उसका जो एम्परर है, सम्राट है अशोक, वह एक चीज में निश्चय ही विश्वास करता था। ठीक है, जियो और जीने दो। ठीक है, महावीर स्वामी का यह प्रसिद्ध वाक्य, ठीक है, यह मौर्य डायनेस्टी में मुख्यतः अशोक की यह शासन की आधारशिला बना है। अब मानव आकृति के द्वारा उन्होंने मानव के लिए ही सेवा की बातें किया है, मानव के लिए ही बातें की है, लेकिन जो भारतीय स्तंभ है उसमें क्या है कि अगर मानव की चिंता है तो आप याद रखिएगा इस धरा की भी चिंता है। ठीक है, क्योंकि जिस समय दुनिया भौगोलिक ज्ञान से अपरिचित थी, इस पृथ्वी पर आज के सबसे ताकतवर देश यूएसए, या आप कह सकते हैं कि कंप्लीट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जाना ही नहीं जाता था। हमें फक्र है कि उस समय हमारा शासक अशोक अपने 7वें और 12वें स्तंभ लेख में एक मैसेज देता है। ठीक है, विश्व बंधुत्व। ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने आगे थे ये लोग, लेकिन वह बात क्या थी जिसके कारण इतना आगे रहने वाला यह देश और यह समाज, ठीक है, जिसकी पॉलिश पत्थरों पर की गई पॉलिश, मेटल और मेटलर्जी में की गई बातें, अथर्ववेद में लिखे गए वाक्य आज भी व्यवहार में लाए जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि आखिर हम पिछड़े क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आज से ही मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन चूंकि आपके एग्जामिनेशन है, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज आप समझ गए, हमने और बातें भी आपको समझा दी हैं। ठीक है, क्लियर? और अब अगली बातें आपके सामने आ रहा है, और ये क्वेश्चन आप करिए, सूक्त का अर्थ क्या है। ठीक है, सूक्त मतलब ऋग्वेद या वेदों का संकलन किस में हुआ है? सूक्तों में हुआ है। ठीक है, मंडल में हुआ, मंडल के बाद सूक्त आए हैं। ठीक, तो अब प्रश्न आता है, और सूक्त में मंत्र हैं। ठीक है, तो 1028 सूक्तों का कंपोजिशन है ऋग्वेद। ठीक, जिसमें 1017 मूल है और 11 बाद में लिखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कॉमन क्वेश्चन बनता है कि भाई सूक्त क्या है? तो आप कहेंगे गुड ट्रिक्स, अच्छी युक्ति, अच्छा आदर्श। ठीक है, क्लियर?
तो आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। एक सूक्त में कितने मंत्र हो सकते हैं? 3 से 100 तक या 1 से 100 तक? 3 से 100 तक। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये वाला सही है। अरे नहीं 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 नहीं, ये वाला सही नहीं, गलत है, गलती से मैं लगा दिया, ये वाला सही है। 3 से 100 मंत्र, ठीक है। ये 3 क्या है? तो आप कहेंगे एक सूक्त बनने के लिए जरूरी है कि 3 मंत्र हों, ठीक है। 3 हाइमन्स इक्वल टू 1 सूक्त, ठीक है, क्लियर। और सबसे ज्यादा सूक्त किस पर है? सबसे ज्यादा सूक्त किस पर लिखे गए हैं? इंद्र पर लिखे गए हैं। 250 सूक्त है, लगभग 1/4 ऋग्वेद इंद्र पर है। और दूसरे नंबर पर जो आता है वह कौन है? आप कहेंगे वह देवता है अग्नि, उस पर 200 सूक्त हैं, ठीक है, क्लियर। पिता पर सबसे ज्यादा सूक्त हैं या मां पर? मां पर नहीं, मां पर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वैदिक समाज ये पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, क्लियर। स्त्रियों को उन्होंने, ठीक है, महत्व तो जरूर दिया, लेकिन उन्हें पुरुष के अधीन बनाए रखा है, ठीक है ना, क्लियर। जरूरी भी है क्या जितेंद्र भाई? जरूरी है। मतलब आप स्त्री शक्ति में विश्वास नहीं कर रहे हैं, स्त्रियों को शक्ति नहीं देना चाह रहे आप? तो फिर आप तो कह रहे हैं कि स्त्रियों को शक्ति देना चाहते हैं, एम्पावर्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पुरुषों के अधीन रखना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आप कह देंगे कि सर, क्योंकि कुछ हंसी मजाक की बातें कर लेते, क्योंकि लड़कियों पर ये चिड़िया कही जाती है, उड़ती ज्यादा है, और जब इनको पावर मिल जाते हैं तो यह जौनपुर की निकता बनने में समय नहीं लेती, ठीक है। क्योंकि ये पावर जब इनको मिलता है, ज्यादातर लड़कियों की मैं बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सभी हैं, लेकिन आज निर्भया कांड के बाद जो हमारे कानून निर्माताओं ने संसद में अचानक बिना सोचे समझे कानून बनाया, और हमारी न्यायपालिका एक मूक दर्शक बन करके, आंख मूंद करके अंधी है न्यायपालिका, ठीक है। और भ्रष्टाचार का अगर कोई सबसे बड़ा समुद्र है तो वह है न्याय का केंद्र, जो कि सबसे बड़े अन्याय के केंद्र में धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ठीक है। ये भी उस पर ओके करता चला गया, ठीक है। और उसका परिणाम आज ये देखने को मिल रहा है कि लोग, स्पेशली जो यूथ है, वह यूथ के चेहरे से हंसी गायब हो रही है, और ज्यादातर जो यूथ है वो इतना डरा हुआ सा लगता है, सहमा हुआ लगता है कि वह एकला चलो पर विश्वास करने लगा है। विवाह जो एक खुशी का केंद्र हुआ करता था, खुशी का अवसर हुआ करता था, आज वह जैसे लगने लगा है कि कहीं से वह डरा और सहमा है,
ठीक है, अंधे न्याय, अंधे कानून के कारण आज एक शानदार जिंदगी जीने वाला, अपनी जवानी, बचपन और जवानी को एक शानदार तरीके से जीने वाला बूढ़ा माँ बाप आज इन लड़कियों के चक्कर में कब जेल में चला जाएगा, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और हमारी ये पुलिस और हमारी ये वकील, ठीक है, को मैं ऑनलाइन बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसे मैं ओपनली कहना चाहूँगा, ठीक है, कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, ठीक है, और नैतिकता और सदाचार का लेशन इनको कराया जाना चाहिए और इनका एक टेस्ट लेने के बाद ही तभी इनको एक नैतिक जो एथिकल टेस्ट होने चाहिए, ये सारे के सारे टेस्ट लिए जाने चाहिए। जैसे मौर्यों ने उपधा परीक्षण लिया था, तो मौर्यों की उपधा परीक्षण से उन्होंने जो शासन चलाया वह उसका परिणाम था कि जिस भूभाग पर मौर्यों ने शासन किया था और जिस शांति के साथ साधन विहीन होकर के मौर्यों ने ईरान तक के भूभाग पर शासन किया था, कांधार के सरेकुना में खड़ा है अशोक का अभिलेख, जो इस बात को सबूत है कि हमारी सीमाएं वहां तक थीं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्यों आज नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम निश्चय ही अपने बेहतर अधिकारियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी कौन आ रहा है? जो पर्चा खरीद ले रहा है। टीचर कौन आ रहा है? जो पर्चा खरीद ले रहा है या जिसके माँ बाप, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटियों में हैं या डिग्री कॉलेजेस में हैं, उन्हीं की ये नियुक्तियां हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन भी दम तोड़ रहा है। और ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, तो मैं ज़रूर हाईलाइट करूंगा कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता पर जो राइख सर का स्टेटमेंट है वह निश्चय ही सही है। क्योंकि जब प्रशासन असफल होता है, प्रशासन में अयोग्य लोग आते हैं, तो निश्चय ही चारों ओर अराजकता फैलती है, ठीक है। और इस अराजकता में जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाती है। आज भारत के भूभाग पर मैं दुनिया के बारे में तो नहीं जानता, और क्योंकि मैं इतना सामान्य आदमी हूँ, इतना कॉमन आदमी हूँ कि मैं शायद इलाहाबाद से और अपने गांव की यात्रा तय करने में भी सोचता हूँ कि पैसे लग जाएंगे। तो इसलिए मुझे दुनिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन जो मैं किताबों से, मैगजीनों से, अखबारों से पढ़ता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि निश्चय ही हम हेल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रशासन जैसे ख़त्म होता जा रहा है और शिक्षा की बिसात क्या है, आज ताजुब आप ये करिएगा कि अभी मुझसे कोई एक एक्सपर्ट जो कि आपके बीच में आते भी हैं, वो अपनी दर्द को बयां कर रहे थे कि आज एमए और बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर आने वाला लड़का, ठीक है, सही ढंग से लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको, ठीक है, लिखाना पड़ता है, बोल के कराना पड़ता है। और ऐसी स्थितियों में ये एक विमर्श का विषय है, ठीक है, कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि वैदिक लोग स्त्रियों को समता का राइट तो देते हैं, लेकिन बुद्धि के साथ देते हैं। उन्होंने स्त्रियों को पॉलिटिक्स का राइट्स नहीं दिया, ठीक है, और उन्होंने, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी का राइट्स भी कंडीशनल दिया है, ठीक है। अब इसके पीछे यह सोच, आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली मेरा ये मानना है कि स्त्रियां अच्छी प्रबंधक हो सकती हैं, लेकिन इकॉनमी की बेहतर निर्मात्री नहीं हो सकती। शासन व्यवस्था में वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन आप याद रखिएगा उसकी वो न्यू नहीं बन सकती, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए भाई आप लोग सतर्क होकर के विवाह करिएगा, ठीक है। और विवाह करने में वह गांव की बातों को छोड़ दीजिएगा। अपनी गांव में जहां पर लोग कहा करते थे कि भाई किसी गरीब घर की लड़की ले आओ
तो वह जो है सब कुछ समझौता कर लेगी। आप याद रखिएगा, वह गरीब घर की जो लड़की होती है वह और खतरनाक बनती है। क्यों? क्योंकि वह पैसा और शिक्षा, ठीक है, दोनों पहली बार पाती है। और ऐसी स्थिति में वह इस कदर उड़ने लगती है, इस कदर उड़ने लगती है कि फिर तो वह, ठीक है, लोभ और लालसा की सीमाओं में आकर के वह सब कुछ पर समझौता कर जाती है। इसलिए लड़की मत देखो, लड़की का लिपस्टिक और लड़की के चेहरे से, उसकी अदा से, ठीक है, मत भटकना। ठीक है, मेरी आवाज मैं जानता हूं बहुत दूर तक जा रही है, लेकिन मैं आपका एक सही रहबर बनने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़की की अदा मत देखना, लड़की का सौंदर्य मत देखना। अपितु तुम्हें अगर देखना है तो लड़की का चरित्र देखो और लड़की की मां को देखो, क्योंकि लड़की की मां जैसी होगी संस्कार वही ढालेगी अपनी बेटी में। ठीक है, अगर वह, ठीक है, परिवार को तोड़ करके कहीं मस्ती के साथ अपने लोगों के साथ रहेगी तो वो भी ये चाहेगी कि तुम्हारी, मतलब उसकी जो बेटी जब तुम्हारी बीवी बनकर आए या किसी के घर में जाए तो वहां पर भी वह इसी बर्बादी की आत्मकथा को जा करके वो लिखे। ठीक है, वह अपनी जो आत्मकथा है उसको वह प्रैक्टिकल में लाना चाहेगी। ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा, हम इस समय बहुत दुख के साथ और बहुत विस्मय के साथ आपके बीच में कहना चाहेंगे कि आने वाला जो समय है वह निश्चय ही भारत के लिए, ठीक है, अच्छा नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ तो बात रही होगी कि जिसके कारण ऋग वैदिक कार्यों ने जहां स्त्री को, ठीक है, अबाउट इक्वल बना दिया, लगभग इक्वल बना दिया, वही लोग उत्तर वैदिक युग में आकर के, सूत्रों के काल में आकर के और बाद के दिनों में स्त्री पर इतना अंकुश क्यों रखने लगे? ठीक है, क्लियर? तो समझ गए? तो ये चीज भी समझ गए, हर चीज मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और आपके आने वाले कल के लिए आपको डरा दिया है। ठीक है, क्लियर है ना? आप लोग क्या करते हो, ये जो जुल्फ के लटके झटके होते हैं इसके चक्कर में फंसते हो आकर। ठीक है, अंगद जैसे लोग तो फाफा मऊ तक घूम जाते हैं पीछे पीछे। ठीक है, तो ये सब चीजों से जिंदगी नहीं चलती। ठीक है, जिंदगी समुद्र का एक खारा पानी है बच्चों, जिसे जहां से भी उठाओगे वह अपना टेस्ट हमेशा खारा ही देगा। ठीक है, लेकिन ये जो आकर्षण लटके झटके होते हैं ये दूध का उबाल है दोस्त। ठीक है, और ये भी याद रखना, सौंदर्य, विश्व सुंदरी है वो विश्व सुंदरी, लेकिन जिस दिन तुम्हारी साथ शादी हो गई एक ही रात के बाद वह कुरूप लगने लगती है तुम्हारी नजरों में। ठीक है, क्लियर? क्योंकि वह तुम्हें मिल चुकी होती है। ठीक है, इसलिए आगे चलो, ज्यादा बोलेंगे तो महिला वाले आ जाएंगे हमारे विरुद्ध। ठीक है, और हम भी चले जाएंगे, ठीक है, सरकार के घर में। ठीक है ना? क्लियर? तो अब आप आइए। ठीक है, और मैं भुक्तभोगी भी हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो मैंने लिखा था वो गलत नहीं लिखा था, लेकिन महिला सशक्तिकरण, तोड़ फोड़, दुनियादारी सब होगी। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, भावनाओं में जिंदगी को नहीं जिया जाता। आगे चलते हैं। बच्चों, ये
क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल परिवार मंडल के नाम से जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो इसमें विकल्प दिया है, पहला और 10वां, दूसरा और 7वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर 9वां और 10वां, पहला से 5वां। तो सही आपने आंसर दे दिया है, दूसरे से 7वां ये इसका आंसर है। और एक खास बात और बच्चों याद रखना है, ठीक है, क्यों इसे परिवार मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऋषि और उनके वंशजों द्वारा ये रचा गया है। और यही कहा जाए कि मूल ऋग्वेद यही है, मूल ऋग्वेद यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम मंडल कौन है, ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कौन है, तो दूसरे से 7वां मंडल जो है ये ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल है। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसके साथ साथ अनेक क्वेश्चन और भी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम आगे चलते हैं। सबसे छोटा मंडल कौन है, आपको यह बताना है। सबसे बड़ा मंडल बता दीजिए पहले। तो सबसे बड़ा मंडल तो सही बता दिया अखिलेश जी ने कि सबसे बड़ा मंडल तो पहला मंडल है, लेकिन सर सबसे छोटा मंडल ये चौथा मंडल है। ठीक, क्लियर। और अब गायत्री मंत्र किस मंडल में पाया जाता है। आप तो कहेंगे कि सर सामवेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है गायत्री मंत्र का उद्भव किस मंडल में है। तो सही आंसर दे दिया, तीसरे मंडल में है, और तीसरा मंडल विश्वामित्र की रचना है। ठीक है, क्लियर। लेकिन सामवेद में आकर के गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में, और सामवेद में आकर के क्या अलग हो जाता है कि जब तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तो वह गे नहीं है, लेकिन सामवेद में आकर के वह गे हो जाता है। तो वर्तमान जो स्वरूप है गायत्री मंत्र का वह सामवेद से ही लिया गया है। लेकिन इसका उद्भव कहाँ से होता है, आप कहेंगे सविता की उपासना से। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, गायत्री मतलब सविता, सविता मतलब सूर्य का यौवन। ठीक है, आप करिए। 8वें मंडल की रचना में किन महिला ऋषियों का योगदान दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर अभी तो आप नारी की आलोचना कर रहे थे। मैंने आलोचना नहीं किया है, मैंने तो समालोचना किया है। ठीक है, हम नारी की आलोचना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नारी के तो अनेक रूप हैं। अगर नारी नहीं तो हमारे जीवन की शैली ही नहीं, हमारे मुस्कुराने का पैगाम भी वहीं से शुरू होता है, वहीं से हम चलना शुरू करते हैं, और उसी चुंबन से हमारे जीवन की पहली पाठशाला शुरू होती है। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम नारी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन नारी की उच्च श्रृंखलता के विरोधी है। ठीक है, क्योंकि नारी शब्द आते ही हमारे मन में एक चीज कौंधता है अखिलेश जी, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति। और इसीलिए किसी ने कहा था कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री अवश्य होती है।
लेकिन यहां वर्तमान में क्या है, और निश्चय ही है जी। लेकिन वर्तमान में भी ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना आचरण दिखा करके नारी समाज को कलंकित किया है। इसलिए नारी यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है, यह तो सही है, ठीक है, क्लियर, कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रहते हैं। और महाभारत में भी कहा गया है कि त्रिवर्ग का मूल स्त्री है। उसी किताब में कहा गया है कि संपत्ति की लालसा करने वालों को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, क्लियर। लेकिन फिर हमें और भी याद रखना है कि वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी कहा गया है, ठीक है, कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बचपन में पिता, यौवन में पति, और वृद्धावस्था में पुत्र का नियंत्रण अवश्य ही होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए आप याद रखिए कि बृहदारण्यक उपनिषद में तो कहा ही गया है कि हे प्रभु, अगर तुम तक मेरी आवाज जा रही हो तो मुझे संतान के रूप में एक विदुषी कन्या दे देना। इतनी महिमा है लड़कियों की, औरतों की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें कि जो 8वां मंडल है वो स्त्रियों की रचना है, विदुषियों की रचना है, साध्वियों की रचना है, हमारे गर्व की रचना है, गौरव की रचना है। यह सिद्ध करता है कि जिस समय दुनिया में अंधकार था, उस समय भारत की औरतें, ठीक है, धर्म और अध्यात्म के चरमोत्कर्ष पर थीं। धर्म की बातें तो उन्होंने नहीं किया, उनका धर्म कुछ और है, आज का धर्म कुछ और है, ठीक है, उन्होंने अध्यात्म की बातें की हैं। तो 8वां जो हमारा मंडल है, उस मंडल में ये कौन स्त्रियां हैं जिन्होंने इसको रचा है, वो आपको बताना है। तो आपने कहा कि सर सी आंसर इसका सही है। घोषा भी हैं, लोपामुद्रा भी हैं, अपाला भी हैं, विश्वारा भी हैं, सची भी हैं, सिक्ता भी हैं, ठीक है, ये सभी, ठीक है, हमारी विदुषियां हैं जिस पर हम प्राउड करते हैं। तो यह आपने इसे भी कर लिया। अब 69 क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। पहला मंडल मुख्य रूप से किन ऋषियों द्वारा रचित है? सबसे ज्यादा मंडल 191 सूक्तों को लेकर के निर्मित होने वाला पहला मंडल आपसे पूछ रहा है कि वह किस ऋषि द्वारा रचा है या ऋषियों द्वारा रचा गया है। वशिष्ठ, कण्व, अत्रि और वामदेव। तो ऋषि कण्व द्वारा, ये अखिलेश जी आपने सही आंसर दिया है, ठीक है। अत्रि द्वारा जो है ये 5वां मंडल है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना। अत्रि गोत्र यादवों का गोत्र है अंगद जी, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अत्रि ऋषि के आप वंशज हैं, क्लियर। और आप याद रखिए, अपने से जोड़ते रहा करिए मैटर को। ये 70वां करिए, ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? मैक्स मुलर, H.H. विल्सन, सायण और रॉल्फ ग्रिफिथ ने।
पूरा नहीं कर पाए थे। सही तो बोला था आपने, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए थे। तो सही आपने आंसर दिया, एच एच विल्सन इसका आंसर है। ठीक, और अब एच एच विल्सन उत्तर दिया गया है। आगे देखिए, ऋग्वेद पर भाष्य किसने लिखा था? यास्क, सायण? सायण ने लिखा, श्योर? चलिए, तो आपने सही आंसर दे दिया है, सायण ने लिखा है। लेकिन अब आप बता देंगे सायण किस युग में है, किस युग के वैदिक विशेषज्ञ हैं? गलत। तो गलत है, लेकिन अब आप इसका आंसर कर लीजिएगा। यह सायण विजयनगर राजवंश द्वारा संरक्षित हैं। ठीक है, और अब चूंकि आपको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, विजयनगर का एकमात्र सरकारी मान्यता प्राप्त किताब क्या है, या सरकारी इतिहासकार कौन है? विजयनगर पर लिखने वाला एकमात्र सरकारी इतिहासकार। ठीक है, सेबल है, सेबल। और सेबल जो है विजयनगर के, ठीक है, यह एकमात्र सरकारी इतिहासकार है, लेकिन इनकी किताब बहुत प्रसिद्ध किताब है। आपको वह किताब का नाम बताना है। द फॉरगेटन एम्पायर, ब्रिस्मित साम्राज्य। ठीक है, हम्पी हस्तनावती के ध्वंसावशेषों पर को ही उन्होंने टाइटल दे दिया है। ठीक है, क्या टाइटल दे दिया? द फॉरगॉटन एम्पायर, अर्थात विस्मृत साम्राज्य। ठीक, तो ये आप जान गए कि सायण विजयनगर में है। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं, हम बताएंगे नहीं, आपको बताना है कि सायण किस विजयनगर के शासक के राजपुरोहित हैं। नेभर आपको यह क्वेश्चन तलाशना है। ठीक है, नोट्स में आपको लिखाया गया है। अच्छा, यास्क की किताब बता दीजिए। यास्क की किताब, यास्क की किताब आपको बताना है। निरुक्त। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति। ठीक है, निरुक्त इन्हीं की किताब है, और यही किताब है, या यही विद्वान है यास्क, जिसने, ठीक है, हिंदुओं की देव मंडली को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। ठीक है, पतंजलि के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, पतंजलि किसी के राजपुरोहित थे क्या? किसके? पुष्यमित्र सुंग के राजपुरोहित हैं। ठीक है, क्लियर? और इनकी कौन सी किताब है जो आजकल बहुत प्रयोग की जा रही है? पतंजलि की कौन सी किताब है जिसका आज सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है? यहां तक
भारत में ही नहीं, भारत में तो कम है, विश्व में बहुत ज्यादा है। आज विश्व के लोग भारतीयों को पढ़ाने लगे। ठीक है, तो आप कहेंगे योग शास्त्र। ठीक है, ये पतंजलि की यही किताब है जिस योग शास्त्र को, ठीक है, बाबा रामदेव ने हाईलाइट कर दिया। और आज, ठीक है, आप बताएं कौन सी तिथि है जो योग दिवस के रूप में मनाई जाती है? 21 जून आज विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है। और यही वो बिल है जो यूएनओ में सर्वाधिक मतों से पारित हुआ है। ठीक है, क्लियर? बिल नहीं कहेंगे बच्चों, ठीक है, उसको चार्टर बोला जाता है। ठीक है, मैक्स मुलर के बारे में आप जानते हैं, महान इतिहासकार है और इन्हीं के नाम पर लाइब्रेरी भी है दिल्ली के अंदर, मैक्स मुलर। ठीक है, आगे साइड इसका आंसर आ गया। आपको बताना है ऋग्वेद की पांडुलिपियां, पांडुलिपियां मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी गई जो चीजें होती हैं उसको पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद की पांडुलिपियां कहाँ संग्रहित हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में। ये सही आंसर दे दिया, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक, और आप जानते हैं ना कि ऋग्वेद की पांडुलिपि किस वैश्विक सूची में शामिल है? तो आप कहेंगे कि सर ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और विश्व धरोहर सूची कौन बनाता है? आप कहेंगे कि सर यूनेस्को बनाता है सर। ठीक, क्लियर? ओल्डेस्ट ट्रीटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है ऋग्वेद। वी हैव प्राउड ओवर आवर एंसेस्टर। हमें अपने पुरानियों पर गर्व है, ठीक है, कि वह ऐसा लिटरेचर लिख लेते थे। ठीक है, क्लियर? और अब इस क्वेश्चन को करिए आप, नासदी सूक्त किस मंडल में है जिसमें निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा दी गई है? सब बस सही आंसर दे दिया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 10वें मंडल में है निर्गुण ब्रह्म। ठीक, और अब पुरुष सूक्त का क्या महत्व है? औषधियों का विवरण है इसमें, देवताओं की प्रार्थना है, यज्ञ विधि का वर्णन है। यस, इसका आंसर ये है जितेंद्र जी, वर्णों की दैवीय उत्पत्ति, विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से, ठीक है, वर्णों की उत्पत्ति दिखाई गई है। ठीक है ना? तो देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन, आप गलती कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आपसे इजी क्वेश्चन गलत होने लगे तो आप निश्चय मानिए कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन को गलत मत होने दीजिए और टफ क्वेश्चनों में से एक दो कि आप सही कर लें, आप बाजी मार जाएंगे। अब कह रहा है ऋग्वेद के औषधि सूक्त में कितनी औषधियों का विवरण दिया गया है? यह आप करिए। ऋग्वेद में औषधि सूक्त है, नहीं मालूम?
ऋग्वेद में औषधि सूक्त है और औषधि सूक्त में औषधियों का उल्लेख है, प्लांट मेडिसिन्स का उल्लेख है, लेकिन पूछ रहा है कि कुल कितनी है। उत्तर ये आ गया 125। ठीक, लेकिन अब आपको यही चीज बता देना है कि इतिहास के पिता हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिका में जिन औषधियों का उल्लेख किया है, ठीक है, उन औषधियों का विवरण ऋग्वेद में है। ठीक है, क्लियर। तो औषधियों का देश का नाम दिया है किसने? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में। लेकिन अब आपको बताना है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? हमने, आपने, या आपने, या किसी और ने? यस, आंसर सही बता दिया। हेरोडोटस को इतिहास का पिता सिसरो ने कहा है, ग्रीक दार्शनिक सिसरो ने कहा है। ठीक है, क्लियर। और हिस्ट्री अंग्रेजी का शब्द है या संस्कृत का? संस्कृत का तो हो ही नहीं सकता, अंग्रेजी का शब्द है। नहीं तो आप याद रखिएगा, फिर से लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हिस्टोरिका ग्रीक में है और हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर। और अब अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का पहला सूक्त किस देवता की पूजा से शुरू होता है, यह आपको बताना है। अग्नि देवता से, देवता है या देवी? ठीक है, तो आप कहिएगा सही आंसर आपने दिया है जितेंद्र जी। अग्नि की उपासना से ऋग्वेद शुरू होता है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, ठीक है, अग्नि को डेडिकेटेड है। ठीक है, क्लियर। और अग्नि को यहीं पर दो रूप में बताया गया है। कौन कौन दो रूप हैं अग्नि के? हव्यादि और कब्रयादि। ठीक है, तो आप जो खाना बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं? ठीक है, क्लियर। तो अब ऋग्वेद में किस औषधि का विशेष विवरण दिया गया है? तुलसी, तुलसी, सोम, नीम, अश्वगंधा। अश्व की खुशबू रखने वाला अश्वगंधा, तुलसी। बोलिए। ठीक, संगम साहित्य का प्रसिद्ध बिरवा कौन है? बिरवा मतलब पौधा कौन है? तुलसी। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि ऋग्वेद में किस विशेष औषधि का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है कि वह है सोम का। ठीक है, सोम का उल्लेख यहां पर सर्वाधिक है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और वह देखते हैं ये बताइए, आपको नसीहत देगा। उत्साह एक विश्वसनीय शक्ति है, अविश्वसनीय
विश्वसनीय, अविश्वसनीय। उत्साह, ठीक है, पर आप विश्वास नहीं कर सकते कि अगर आपके अंदर उत्साह है तो ठीक है, आप इस दुनिया का कुछ भी काम कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप उत्साह हैं, उत्साह में हैं, उत्साही व्यक्ति हैं, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, हिमालय को लांघ सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने आंसर यजुर्वेद दिया। यस, आंसर सही दिया है अखिलेश जी ने, ऋग्वेद। तो उत्साह एक शक्ति है, जिसके अंदर उत्साह है वो कुछ भी कर लेगा। अगर उत्साह है तो सांप उससे डस नहीं सकता। ठीक, है ना। और अब आपको बताना है ऋग्वेद क्या कह रहा है। ऋग्वेद, ठीक है, के नहीं होगा, में होगा। ऋग्वेद में मंत्रों की तुलना किससे की गई है? मेढक के टरटराने से। ठीक है, क्लियर। तो मेढक की टरटराहट, मतलब ऋग्वेद का कहना है कि मेढक के टरटराने से बारिश नहीं होती। ठीक है, उसी प्रकार मंत्रों के उच्चारण से कभी किसी को लक्ष्य नहीं मिलता। लक्ष्य तो सदैव व्यक्ति को कैसे मिलता है? कर्म योगी बनने से मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ऋग्वेद कैसा ग्रंथ है? कर्मकांडी या कर्मवादी? कर्मवादी ग्रंथ है, जो क्या मैसेज देता है? चरैवती चरैवती चरैवती। ठीक है, अब आपको यह भी क्वेश्चन खोजना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्यपाल थे जिनकी किताब का नाम है चरैवती चरैवती। ये खोजिएगा, क्योंकि आपसे ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। बढ़े चलो, पढ़े चलो। ठीक है, हर सायं की अपनी सुबह होती है, हर सुबह की अपनी शाम होती है। ठीक है, हर दुख के बाद सुख आता है, और हर सुख दुख का, ठीक है, क्या बनता है? हर सुख जहां मिलन है वहीं तो संयोग है, वियोग है। जहां संयोग वहीं वियोग। तो ये जिंदगी रूपी जो चक्र है, इस इन शब्दों का विवरण कहां दिया गया है? ऋग्वेद में। ये कर्म की बात कर रहा है। ठीक, कर्म और ज्ञान की बात कर रहा है। एनसीईआरटी आप जैसे खोलते हैं, उसमें क्या लिखा है? अच्छे विचारों को चहुओर से आने दो, ऋग्वेद। ठीक है, तो इसका मतलब ऋग्वेद एक कर्मवादी ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद में च्यवनप्राश का उल्लेख किससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। च्यवनप्राश बनाने का फॉर्मूला ऋग्वेद में है, लेकिन आपको बताना है कि यह फॉर्मूला किसने दिया था और किसे दिया था। अश्विन देव ने दिया है, ऋषि चमन को दिया है। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि किस लिए है ऋग्वेद में च्यवनप्राश। तो आप कहेंगे
यौवन की प्राप्ति के लिए। जब ऋषि च्यवन अपनी पत्नी के साथ पेंट्रेट करने की स्थिति में नहीं रह गए, ठीक है, तब उन्होंने अश्विन की उपासना किया है, और इसी उपासना का परिणाम था कि देव अश्विन ने ऋषि च्यवन को, ठीक है, यह च्यवनप्राश का फॉर्मूला दिया है, ठीक है। और आज भी आपको फक्र होगा कि च्यवनप्राश रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए, ठीक है, क्या है, विशेष मेडिसिन है, ठीक। ये बताइए, महामृत्युंजय मंत्र का स्रोत कौन सा वेद है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? बोलिए। तो आप याद रखिएगा, फिर से गलती मत करिएगा, महामृत्युंजय मंत्र ये ऋग्वेद से लिया गया है। थैंक यू, गुड एंड ग्रेट डे।